नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या इजरायल ईरान युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से यू टर्न लेना मुमकिन नहीं है? क्या यह जंग उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से रास्ता सिर्फ और सिर्फ तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता है? आखिरकार ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद एक कहा जा रहा है कि युद्ध में अमेरिका की एंट्री बस अब कुछ घंटों की बात है। आज देश का मूड मीटर में इन तमाम सवालों की पड़ताल, लेकिन उससे पहले देखिए कि ईरान ने इजरायल का आज क्या हाल किया है। ईरान ने अब सीधे सीधे इजरायल के नागरिक और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज सुबह सुबह किए गए मिसाइल हमलों में तेल अवीव, बीरशोबा, रमात गान और होलोन जैसे शहरों को भारी तौर पर उसको टारगेट किया गया और वहां बड़ी तबाही मचाई गई। इजरायल के प्रमुख आर्थिक केंद्र तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज और जो बड़ी इमारतें थी वो ईरान के निशाने पर थे आज, और ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों ने तेल अवीव के व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों में तबाही मचाकर रखी। शहर के अलग अलग हिस्सों में 7 से ज्यादा मिसाइलें गिरी और कई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का क्या हाल हुआ, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। जहां मिसाइल गिरी वहां बड़े बड़े धमाके हुए जिससे कि लोग दहल गए और काले धुएं का गुबार जो है वो शहर के कई हिस्सों में उठता हुआ दिखाई दिया और सायरन की आवाज से पूरा शहर एक तरीके से गूंज रहा था। इजरायल ने अपने नागरिकों को बंकरों और सेफ जगहों पर जाने को कहा है। आज ईरान ने इजरायल के एक बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया और यहां मिसाइल से हमला किया। सोरोका अस्पताल इजरायल के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक है और ये 1000 बेड वाला अस्पताल है और इस हमले की वजह से इस अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद इस अस्पताल में आग लग गई और कई लोग घायल हो गए। ईरानी मिसाइल गिरने से अस्पताल का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान को चेतावनी दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि ईरान ने कहा कि आज सुबह हुई बमबारी में ईरान का मकसद आईडीएफ के खुफिया हेडक्वार्टर और सोरोका अस्पताल के पास बने एक खुफिया बेस को निशाना बनाना उसका मकसद। ईरानी हमले के तुरंत बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के अराक हेवी वाटर परमाणु रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक कर दिया और ये रिएक्टर ईरान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और ये माना जाता है कि इस रिएक्टर की बदौलत ही ईरान प्लूटोनियम बेस्ड परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले से पहले ही रिएक्टर को हालांकि खाली करा लिया गया था और वहां रेडिएशन लीक होने की कोई ऐसी आशंका नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस हमले को एक बड़े खतरे की घंटी मान रहा है, क्योंकि आप ये समझिए कि ईरान का जो न्यूक्लियर सेंटर है, जो उसके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वहां बड़े पैमाने पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं और जिसमें कि प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो वहां बड़ी मात्रा में मौजूद हो सकते हैं और अगर इसको नुकसान होता है, अगर इन सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं अगर उसको नुकसान होता है तो यहाँ से न्यूक्लियर वेस्ट या न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसके रिसाव का खतरा है और ये समझिए कि ये खतरा इतना बड़ा है कि इससे एक बहुत बड़ी आबादी इसकी जद में आ सकती है। और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इजरायल बार बार ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे वो फोर्डो का हो, चाहे वो नातांज का हो और चाहे ये जो नया न्यूक्लियर प्लांट जिसके बारे में हमने आपको बताया जहां पर कि हेवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट है, ये इसको जो निशाना बनाया है ये सारे इजरायल के निशाने पर हैं और इजरायल की कोशिश ये है कि कैसे भी करके जो ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियर प्लांट का जो नेटवर्क है जिसके जरिए वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए ताकि ईरान चाह करके भी कोई परमाणु हथियार नहीं बना सके। हालांकि इस वार पलटवार के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर करेगा तभी बचेगा और नेतन्याहू तो सीधे सीधे खामनेई की जान लेने पर आमादा है। लेकिन क्या
इससे ईरान डर रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है, ईरान में दहशत तो ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमले हो रहे हैं, शहर निशाने पर हैं, तो नागरिकों में दहशत जरूर है। लेकिन जहां तक इजराइल की सरकार और जहां तक ईरान की सरकार और उसकी फौज है, वो कम से कम दहशत में नहीं दिख रहा। उल्टे ईरान इजराइल को एक तरीके से निपटाने के लिए ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाल रहा है, ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है, जिसकी लपटें देखकर जंग के मैदान में दुश्मन की हालत खराब हो जाए। ईरान ने इस बार इजराइल पर अपनी सजील मिसाइल से हमला बोला। और ये जो आपको वीडियो इस समय मैं दिखा रहा हूं, ये वीडियो उसी घातक ईरानी मिसाइल की है। और ऐसा लग रहा है कि आसमान में कोई सांप, विशालकाय सांप जो है वो फन काढ़े हुए आगे बढ़ रहा है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इजराइल ईरान जंग में ये पहली बार ईरान ने इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इस मिसाइल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और ईरान तो इसे जोशीले मजहबी गाने लगाकर इसे इंटरनेट पर वायरल कर रहा है। मिसाइल के इस डरावने वीडियो को दिखाकर इजरायलियों को डरा रहा है। जो ईरान के लोग हैं उसको शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी अगर इजरायली नहीं माने तो उनका संपूर्ण विनाश तय है। ईरानियों का दावा यह है कि सजील की टक्कर की मिसाइल इजराइल तो क्या, अमेरिका के पास भी नहीं। तो ये सजील मिसाइल है क्या, जरा इसके बारे में जान लीजिए। तो ईरान का जो सजील मिसाइल है, वैसे तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि पहले आसमान में ऊपर की तरफ जाता है और फिर एक पैराबोला बनाता हुआ जो है वो नीचे आता है तेजी से और अपने टारगेट को स्ट्राइक करता है, हिट करता है। लेकिन ईरान का दावा यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी मिसाइल है और मीडियम रेंज के टारगेट को तबाह करने में इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। सजील मिसाइल 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकता है और पारंपरिक के साथ साथ ये परमाणु बम जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको भी अपने साथ ले जा सकता है। उसको भी इस मिसाइल पे लगाकर वॉरहेड के तौर पर इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो इसकी रेंज है वो 2000 से जब 2500 किलोमीटर बताई जा रही है, तो एक तरीके से देखिए तो पूरा इजराइल इसकी जद में है। और इजराइल क्या, ये कहिए कि मिडिल ईस्ट का मिडिल ईस्ट इलाके में मौजूद यूएस के जितने सैनिक अड्डे हैं वो सारे इस मिसाइल की जद में। और इस मिसाइल को जब लॉन्च किया गया, इस मिसाइल से जब हमला किया गया, तो इसके वीडियो शेयर करते हुए ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये जो इस पूरे युद्ध में ये ईरान का सबसे स्ट्रेटजिक एक तरीके से उसका हमला है। और ये इतना जबरदस्त है कि ये इजराइल के भीतर चाहे वो उसके टारगेट कहीं भी मौजूद हों, उसको पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करने में सक्षम है। और ये इतना ताकतवर मिसाइल है। कुल मिलाकर ईरान इजराइल जंग के अभी थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। उल्टे अभी जंग के मैदान से रिपोर्ट से आ रही है कि जंग अभी और खतरनाक होने वाली है, एक और खतरनाक खौफनाक मोड़ लेने वाली है और इसकी जद में कई और देश आ सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो ये साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान को काबू में लाना होगा, वरना आज तेल अवीव निशाने पर है तो ईरानी मिसाइलों के निशाने पर कल न्यूयॉर्क भी आ सकता है। तो नेतन्याहू के इस बयान को एक तरीके से अमेरिकियों को उकसाने की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। और ये एक तरीके से नेतन्याहू की एक कोशिश है कि वो जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका को भी खींच लाए। इसीलिए नेतन्याहू ये बार जोर देकर कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि ये लड़ाई पूरी दुनिया की लड़ाई है। और वो ये बात क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ईरान एक ऐसा देश है कि अगर उसके हाथ में इतने घातक मिसाइल और परमाणु हथियार आ गए तो सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, वो यूरोप के लिए भी खतरा हो सकता है, वो अमेरिका के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर मैं ये युद्ध लड़ रहा हूं आज, तो हमारे लिए तो ये वजूद की लड़ाई है ही, क्योंकि इजराइल तो एक छोटा सा देश है। और आपको पता ही है कि अगर इजराइल की आबादी और उसका क्षेत्रफल इतना छोटा है कि अगर किसी दुश्मन देश के पास अगर कोई परमाणु हथियार अगर आ जाए तो एक ही वार में पूरा का पूरा इजराइल खत्म हो सकता है, उसका नामो निशान मिट सकता है। इसलिए नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि उनके लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उनके लिए तो ये वजूद की लड़ाई है, लेकिन ये दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे देश जहां पर कि
जो कि आतंकियों को सीधे सीधे सरेआम उसको सपोर्ट करता है, उसको हथियारों की सप्लाई करता है, उसको फंडिंग करता है, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हौथी हो, ये सबको जो देश सपोर्ट करता है, ऐसे देश के पास अगर कल को इतने खतरनाक हथियार और खास करके परमाणु हथियार लग जाएं, तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर अभी अमेरिका नहीं आया, अमेरिका इसमें नहीं कूदा, तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे कल से लेकर आज तक ईरान ने जिस किस्म के हमले इजराइल पर किए हैं, उसके बाद से नेतन्याहू का बयान यह भी दिखाता है कि इजराइल इस लड़ाई में यह सोचकर कूदा था कि ईरान को चंद दिनों के भीतर घुटने पर ला देगा, लेकिन ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार से इजराइल को जबरदस्त झटका लगा है। ऐसे में अगर अमेरिका जल्दी से मदद के लिए नहीं आया, तो इजराइल के लिए आने वाला वक्त और ज्यादा चुनौतियों से भरा हो सकता है। ईरान के जोरदार प्रहार और इजराइल में मचे हाहाकार के बीच डिफेंस एक्सपर्ट कुछ खास थियोरी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, और सोशल मीडिया यूजर्स और इंटरनेट पे एक अलग ही थियोरी चल रही है। और वो थियोरी ये है कि इजराइल इस लड़ाई में अगर इसी तरीके से पिछड़ता रहा, तो बहुत मुमकिन है कि वो एक दिन सैमसन ऑप्शन का इस्तेमाल कर दे। ये सैमसन ऑप्शन क्या है? कहा जा रहा है कि अगर ये ऐसा हो गया तो आग की लपट में ईरान और इजराइल तो छोड़िए, आसपास के कई पड़ोसी देश भी जलकर खाक हो जाएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि युद्ध में इजराइल का ये आखिरी ऑप्शन, जिसे सैमसन ऑप्शन कहा जा रहा है, वो है क्या और क्यों इसे महाविनाशकारी बताया जा रहा है। तो सैमसन ऑप्शन इजराइल की एक ऐसी रणनीति है जिसे वो अपनी रक्षा के आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये इजराइल का सब कुछ खत्म करने वाला प्लान है। अगर इजराइल को ऐसा लगता है कि उसका वजूद अब खतरे में है और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, तो अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करके न केवल अपने दुश्मनों को बल्कि कई दूसरे जगहों को भी तबाह कर सकता है। महातबाही वाली इस रणनीति का नाम है, जो सैमसन नाम है, वो बाइबल की एक कहानी से लिया गया है, जिसमें सैमसन नाम का एक व्यक्ति अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक धार्मिक स्थल को पूरी तरीके से उड़ा देता है, ढहा देता है, जिसमें वो खुद भी मारा जाता है। और उसी तरीके से यह रणनीति कहती है कि अगर इजराइल को लगता है कि उसका बचना मुमकिन नहीं है, तो अपने साथ साथ दूसरों को भी ले जाए। अब सवाल यह है कि ये कौन सी रणनीति है और ये कैसे काम करती है या कैसे काम करेगी। तो अगर इजराइल को लगता है कि वो पूरी तरीके से तबाह होने वाला है, तो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, और ये हथियार न सिर्फ उसके पड़ोसी दुश्मन देशों पर गिरेगा जैसे कि ईरान, सीरिया, लेबनान, बल्कि जो दूर दराज के यूरोप के बड़े देश हैं और जो शहर हैं, वो भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। ये ऐसा क्यों है कि भाई ठीक है, अपने दुश्मन तो उसने मार ही दिए, लेकिन यूरोप को निशाना क्यों बनाने की बात हो रही है, ये इस पर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इजराइल के पास परमाणु हथियारों को ले जाने वाली पनडुब्बियां हैं, हवाई हमले करने वाले विमान हैं और गुप्त मिसाइल साइलोज हैं, जिसमें कि बड़े परमाणु हथियार या बड़े परमाणु वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइलों पर लगा कर रखे गए हैं। और वो इस तरीके से रखे गए हैं कि अगर एक बटन के साथ अगर चाहे इजराइल, तो उस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, और वो सारे के सारे जो उसका पूरा परमाणु हथियारों का नेटवर्क है, जो जखीरा है, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग शहरों को टारगेट कर देगा। यानी एक तरह से इजराइल की ये वो युद्ध नीति है जो कहती है कि अगर हम गए तो हम अपने साथ सबको लेकर जाएं। सैमसन ऑप्शन इजराइल का वो आखिरी हथियार है जो वह तब इस्तेमाल करेगा जब उसे लगेगा कि वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। ये एक परमाणु हमले की धमकी है एक तरीके से, जिसका मकसद ये है कि अपने दुश्मनों को डराओ और उन्हें इस बात के लिए मजबूर करो कि वो आपको एक लेवल से ज़्यादा आपको कॉर्नर ना करें, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने साथ साथ अपने आसपास के सारे देशों और ऐसे दूसरे देशों को भी ले चला को एक तरीके से टारगेट करेगा या उनको पूरी तरीके से मटियामेट कर देगा, जिसे वो दुश्मन मानता है। लेकिन ये अगर हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत विनाशकारी साबित हो।
अब सवाल यह है कि इजराइल ने आखिरकार महातबाही वाला ये ऑप्शन रखा ही क्यों है? तो इसके पीछे एक इतिहास है, उसकी एक कहानी, उसकी एक कहानी भी है और उसका जिसका इतिहास से रिश्ता है। इजराइल का यह मानना है कि अगर ऐसी स्थिति आती है जैसा कि होलोकॉस्ट में हुआ था, तो इजराइल अब दोबारा होलोकॉस्ट नहीं होने देगा। और होलोकॉस्ट का मतलब है कि वो दौर जब यहूदियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने यूरोप के 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार डाला, यातना शिविरों में और गैस चैम्बर में उनको भर के उनका मास लेवल पर उनको खत्म कर दिया, उस घटना को होलोकॉस्ट कहते हैं। तो इजराइल का मानना है कि अब वो दोबारा से इस दुनिया में होलोकॉस्ट नहीं होने देगा और अगर कभी ऐसा हुआ तो इसकी सजा पूरी दुनिया को भुगतनी होगी। इसीलिए आज इजराइल सैमसन ऑप्शन की रणनीति को नेवर अगेन, यानी कि फिर दोबारा ऐसी कभी स्थिति पैदा नहीं हो दुनिया में, वो उसके साथ जोड़कर देखता है। वो कहता है कि जैसा हुआ था वो दोबारा नहीं होने देंगे और यहूदियों को नरसंहार रोकने के लिए जो भी कुछ करना होगा वो करेंगे। उसके लिए खुद को अगर तबाह होने की नौबत आई तो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। इजराइल की नीति बहुत खतरनाक है और ये दुनिया में लोग ये कह रहे हैं कि इसकी नौबत ना आए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया में तबाही ला देगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से सैमसन ऑप्शन बार बार इसलिए उछाला जा रहा है ताकि अमेरिका को जल्द से जल्द युद्ध में उतरने के लिए मजबूर किया जा सके। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान पर अमेरिका का डायरेक्ट एक्शन अब जैसे कुछ घंटों की बात है। हालांकि ट्रंप ये भी बार बार कहते हैं कि भाई वो ईरान के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे वो सिर्फ वही जानते हैं और किसी को नहीं मालूम। और लेकिन ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और उनके निशाने पर ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट, चाहे वो फोर्डो हो, चाहे नाटांज हो, चाहे जो भी न्यूक्लियर प्लांट है जहां से कि परमाणु हथियार बनाने की कोई गुंजाइश बचती है, वो सब उनके निशाने पर है। वो ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमारी ताकत का इम्तिहान मत लो और आप ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अमेरिका चाहे तो क्या कर सकता। तो कभी अपनी ताकत दिखाकर तो कभी ईरान की कमजोरी बताकर ट्रंप बार बार यही जता रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका पूरी तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। और उसकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, इसके बारे में भी एक बहुत ही दिलचस्प थियोरी दी जा रही है। वो थियोरी का नाम है पिज्जा थियोरी। अब आपको अजीब लगेगा ये सुनकर कि इस जंग के बीच में पिज्जा कहां से आ गया, तो उसकी कहानी भी जानिए, बहुत रोचक है। भी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय हेडक्वार्टर पेंटागन, अमेरिकी खुफिया एजेंसी जिसको CIA बोलते हैं, उसका मुख्यालय लैंगले, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो आवास है व्हाइट हाउस, इन तीनों के पास मौजूद पिज्जा आउटलेट्स से अचानक भारी संख्या में पिज्जा की डिलीवरी पेंटागन, लैंगले और व्हाइट हाउस तक अगर होने लगे तो समझ लीजिए कि दुनिया के किसी कोने में अमेरिका या तो स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है या तो किसी उसका कोई साझीदार, उसका कोई ऐसा सहयोगी देश कोई युद्ध में कूदने वाला है, या फिर अमेरिका किसी बड़े खतरे से निपटने में लगा हुआ है। तो 12 और 13 जून की रात जब इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन लायन के तहत हवाई कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की, तब पेंटागन में ढेर सारे पिज्जा की सप्लाई हुई और सोशल मीडिया पर इसे पिज्जा थियोरी कहा जा रहा है। अब इस थियोरी को ऐसे समझिए कि आखिरकार हमले से जो पिज्जा का कनेक्शन है वो क्यों है। तो दरअसल जब अमेरिकी सरकार और सेना के बड़े अधिकारी किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई को लेकर देर रात तक पेंटागन, लैंगले या व्हाइट हाउस में रुकते हैं और प्लानिंग करते हैं, तो एक ऐसा फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं जो रेडी टू ईट हो, सुविधाजनक हो खाने में, जिसमें जल्दी से निपटाया जा सके और बहुत इलेबोरेट डिनर नहीं हो, खाने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगे, ताकि उनकी मीटिंग डिसरप्ट नहीं हो, वो उसमें कोई विघ्न ना पड़े। तो ऐसे में पिज्ज़ा उनकी पहली पसंद होता है। इसीलिए जब वहां बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य अधिकारी, अफसर और डिप्लोमेट्स जुटते हैं तो ढेर सारा पिज्जा आसपास की दुकानों से ऑर्डर किया जाता है। और आमतौर पर इन तीनों जगहों पर एक साथ कई बड़े अफसर तभी जुटते हैं जब अमेरिका प्लानिंग या एक्शन मोड में हो।
यानी कहीं हमला करना हो या कहीं से हमले की आशंका हो, उससे निपटना हो। इस पिज्जा थ्योरी की एक हिस्ट्री है और वो ऐसी हिस्ट्री है जिसको आप खारिज नहीं कर सकते। 1 अगस्त 1990 को CIA बिल्डिंग में भारी संख्या में पिज्जा मंगवाया गया था और अगले ही दिन इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इसी तरीके से 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से पहले यही ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था जब अमेरिका ने इराक में हस्तक्षेप किया था। रूस के साथ अमेरिका का जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब तो सोवियत खुफिया एजेंसी भी अमेरिकी सरकारी दफ्तरों में पिज्जा की डिलीवरी और उसमें अचानक होने वाली बढ़ोतरी पर नजर रखती थी और इससे आने वाली जो सैन्य कार्रवाई है उसे उसके संकेत के तौर पे उसको देखती थी और डिकोड करती। अब सवाल है कि अभी का पिज्जा मीटर क्या कह रहा है। यानी इसे ऐसे भी समझिए कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी डिफेंस से जुड़े किस सेंटर में सबसे ज्यादा पिज्जा ऑर्डर हो रहे हैं, कहां सबसे ज्यादा हलचल है। तो पिज्जा मीटर यह कह रहा है कि 7 घंटे पहले तक यूएस के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के फ्लोरिडा में मैकडिल एयरफोर्स बेस पर सबसे ज्यादा पिज्जा ऑर्डर किया गया है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स इस बार मोर्चा संभालने की तैयारी में है और वो घड़ी कभी भी आ सकती है जब अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरानी न्यूक्लियर अड्डों को मिट्टी में मिलाते हुए दिखाई दे। तो अमेरिका की बड़ी तैयारी को देखते हुए उसके नए और पुराने सारे दुश्मन खामनेई का किला मजबूत करने में जुट गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संकट को लेकर बातचीत की है और इस बातचीत में पुतिन ने ईरान पर इजरायली हमले की आलोचना की। जिनपिंग ने वैसे तो दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है, लेकिन उन्होंने भी स्पेशली इजरायल को टारगेट करते हुए कहा है कि वो युद्ध रोकने के लिए काम करे। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ नेतन्याहू के साथ ट्रंप दिख रहे हैं तो सामने खामनेई के साथ पुतिन और जिनपिंग खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल का यह युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां किसी तीसरे देश की तरफ से एक छोटी सी चिंगारी इसे एक महायुद्ध में तब्दील कर सकती है, इसे एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील कर सकती है। अब यह कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर तमाम कयासबाजी। ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका इस जंग में कब कूदेगा भी कि नहीं, इसलिए क्योंकि घोषित तौर पर अगर देखें तो ट्रंप की रणनीति यह रही है कि उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका किसी दूसरे की जंग नहीं लड़ेगा। अमेरिका जब उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके पीछे उन्होंने बार बार इस बात पे जोर दिया, जैसे उन्होंने यूक्रेन और रसिया की जंग में कहा कि भाई यूक्रेन की लड़ाई अमेरिका नहीं लड़ सकता या यूरोप की लड़ाई अमेरिका नहीं लड़ सकता। अगर यूरोप और अमेरिका को लड़ना है तो अपने संसाधनों से, अपने हथियारों से और अपने सैनिकों से लड़े, उसके एवज में अमेरिका नहीं लड़ेगा और न उसका खर्चा उठाएगा। तो जिस तरह की अभी तक ट्रंप की जो रणनीति रही है, जो पॉलिसी रही है, खास करके दुनिया के अलग अलग इलाकों में जो जंग चल रही है उसमें अमेरिकी भागीदारी, साझेदारी या अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर, उसमें एक बात उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी युद्ध में तभी कूदेंगे जब उसमें अमेरिका का सीधा उसमें कोई फायदा हो, और जब तक अगर ऐसा फायदा नहीं दिखता तब तक वो सीधे किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसीलिए ट्रंप की कोशिश ये है कि धमकाकर, हड़काकर या डर दिखाकर, जैसे भी हो, वो ईरान को कायदे से उसको ट्रैक पे ले आए और उसको इस बात के लिए राजी कर दें कि वो अब परमाणु हथियार हासिल करने की जो होड़ है उससे वो पीछे हट जाएगा। लेकिन ऐसा होगा, ये जैसा ट्रंप चाहते हैं या सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार ईरान भी एकदम अलग मूड में दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसने इस युद्ध को एक मौके के तौर पे लिया है और उसे लगता है कि ये इस जंग के दौरान ही उसे अपने परमाणु हथियार हासिल करने की जो उसकी चाहत है, उसकी महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा कर लेना है। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।